फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। इसमें ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है, जैसे लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। स्पेन्स एनक्लेव्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में दो सिटीज़ हैं, मोरक्को के पास ही हैं ये दो सिटीज़ हैं, क्यूटा एंड मिलीला। ये दोनों स्पेनिश एनक्लेव्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है ये जगह कहाँ पे है, क्यूटा एंड मिलीला। अफ्रीकन लोकेशंस हैं, ये अफ्रीका में है। मोरक्को जो इनकी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, उसको ये वो करते हैं, उसको ये बॉर्डर करते हैं, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज़ ऑनर है इनकी, स्पेनिश एनक्लेव्स हैं ये, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में भी बताया गया है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये वही है जो मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक को सेपरेट करती है। जैसे हमें वर्ल्ड मैप में जैसे देखने को मिलता है कि ये स्पेन है, ठीक है, ये पोर्चुगल है, और इधर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऐसे यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे ऐसे मोरक्को है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच यहाँ पे हमारा मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। तो इन दोनों को सेपरेट करता हुआ ये जो स्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। और यूके का इस पे अभी कंट्रोल है। तो जस्ट एक पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में और क्यूटा एंड मिलीला कि भाई ये कहाँ है, कौन सी कंट्री की ऑनरशिप इन पे है, ठीक है। बस इतना ही था यहाँ पे एग्ज़ाम रेलेवेंट अपना। दूसरा है, अब ये सारे जो नीचे के जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे द हिंदू से हैं। यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट, देखो क्या है। एआई हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, इसमें हमेशा पोटेंशियल क्वेश्चन रहता है एआई का। तो कंट्रीज़ के बिटवीन एआई के रिगार्डिंग बहुत सारी ऑब्वियसली मतलब डिस्कशंस वगैरह चलते हैं। जैसे कल भी आर्टिकल आया हुआ था कि इंडिया को ओपन सोर्स एआई जो है, या फिर जो ओपन वेट एआई जो है वो बनाना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वैसे ही जो ईयू है उसने क्या किया है, एआई लॉ बनाया है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सबसे पहला पूरा इंटरनेशनली ये पहला ऐसा लॉ बना है जो कॉम्प्रिहेंसिवली एआई को कवर कर रहा है, ठीक है। और हाँ, इस एक्ट के अंदर एक और ख़ास बात ये है कि अनलाइक नॉर्मल एक्ट जिसमें, या फिर अनलाइक अदर कंट्रीज़ जो मतलब एआई मॉडल्स को एक तरीके से ट्रीट कर रही हैं, इस एक्ट ने उन सभी एआई को एक तरीके से ट्रीट करने की बजाय क्या किया है, एआई को क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ठीक है। जैसे 4 मॉडल्स में क्लासिफाई करा है कि एक तो हो गया जो मिनिमल रिस्क वाला एआई है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है ये। एक हो गया जो मिनिमल रिस्क वाला एआई है, फिर लिमिटेड रिस्क वाला एआई, हाई रिस्क वाला एआई और अनएक्सेप्टेबल रिस्क वाला एआई। इसको तो डायरेक्ट बैन किया जाएगा, ठीक है, इसको बैन नहीं किया जाएगा हाई रिस्क को, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होंगी, ठीक है। तो इस एक्ट का मेन पर्पस यही है उन एआईज़ को रेगुलेट करना जो हाई रिस्क पोजेस करते हैं, ग्रेटर मतलब डेंजर कॉज करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो रीड करते हैं यहाँ से। ईयू लॉज, मतलब ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ईयू जब भी कोई लॉ बनाती है, जैसे जीडीपीआर प्रिवेसी के रिगार्डिंग उसने लॉ बनाया था 2016 में, तो वो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज़ थी उनको फॉलो, कंट्रीज़ नहीं कंपनीज़ जो थी उनको फॉलो करना पड़ा था, क्योंकि वो सारी कंपनीज़ को जो यूरोपियन के जो सिटीजन्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं, उनका डेटा जो ऑन कर रही हैं या फिर समहाउ लिंक है, तो इस वजह से ईयू के थोड़े से लॉज इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ईयू लॉज ऑफन सेट ग्लोबल बेंचमार्क्स, ठीक है। स्टेटस ये इम्पोर्टेंट है, देखो वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है टू इस्टेब्लिश अ कॉमन लीगल फ्रेमवर्क इन द ईयू, पूरे ईयू पे यही अप्लाई होगा। रिस्क बेस्ड अप्रोच है इस लॉ में। इट क्लासीफाइज एआई सिस्टम्स इनटू 4 लेवल्स, अनलाइक अदर कंट्रीज, या फिर अदर कंट्रीज़ भी छोड़ो, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एआई, सभी एआई को एक तरीके से ट्रीट करने की बजाय, सभी पे एक तरह की रेगुलेशन लगाने की बजाय, इट क्लासीफाइज एआई को 4 लेवल्स में, और फिर उनके बेसिस पे उन एआईज़ को रेगुलेट किया जाएगा, उन पे कंट्रोल किया जाएगा। ये 4 हमारे कैटेगरीज़ हैं, मिनिमलिस्ट रिस्क, लिमिटेड रिस्क, हाई रिस्क एंड अनएक्सेप्टेबल रिस्क वाले एआई।
गोल इज़ टू रेगुलेट द हाई रिस्क AI, इसको रेगुलेट करना मेन गोल है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये वाला आर्टिकल समझ आया। फिर आया आर्टिकल ये PM सूर्य सरोवर योजना। सूर्य सरोवर योजना है, हम इसको क्योंकि एनर्जी से लिंक है ना, तो हम इसको GS3 से लिंक करेंगे। तो देखो क्या है इसमें, ये यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है इसको, इस योजना को, इस स्कीम को। जैसे इससे पहले एक मिलती जुलती हमने स्कीम का नाम पढ़ा है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, जिसमें हम एज ए सोलर पैनल्स को प्रमोट कर रहे थे। इसमें देखो ब्रेक डाउन करें इसके वर्ड को, सूर्य सरोवर, सूर्य बोले तो मतलब फोटोवोल्टिक सेल्स, PV सेल्स वगैरह, इन सभी को यूज़ किया जाएगा, सोलर एनर्जी बनाई जाएगी। सरोवर यानी कि रिलेटेड टू वाटर। तो इस एक्ट में या फिर इस योजना में क्या बताने की बात की जा रही है कि भाई जो नए सोलर वोल्टिक सेल्स लगाए जाएंगे, फोटोवोल्टिक सेल्स लगाए जाएंगे, वो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग देम ऑन एक नई लैंड पे, क्योंकि पहले पता है क्या इशू था सोलर सेल्स का, कि उनको स्पेस रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होती थी। ठीक है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती थी, और लैंड पहले एक लिमिटेड सोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सोलर एनर्जी को फुल यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें क्या हमने डिसाइड करा है कि जो भी रिजर्वियर्स होंगे, पॉन्ड्स वगैरह होंगे, क्योंकि लैंड तो पहले से ही कवर किए हैं ना, तो हम इनके ऊपर, तो इस स्कीम में जो पॉन्ड्स हैं या फिर जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो रिजर्वियर्स हैं, उनके ऊपर ही फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स को लगाया जाएगा। ठीक है, कि भाई लैंड भी एक्स्ट्रा रिक्वायर करने की ज़रूरत ना हो और अपनी रीन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, फॉलोअर्स द PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के बाद ये एक नया वर्जन है इसका जो लाया जा रहा है। इसमें क्या मैकेनिज़्म यूज़ किया जाएगा, इसमें फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है ये एक तरीके से, विच कंबाइंड, हाँ एक ये और पॉइंट है इसमें, इसका टारगेट ये दोनों चीज़ें हैं कि एक तो ये फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स लगानी है, साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इस प्रोजेक्ट में या फिर इस स्कीम का मेन एम है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इस्टेब्लिश करना है और ये सेल्स भी लगानी है। ठीक है, पर्टिकुलर टारगेट अभी हम यहाँ पे देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑब्वियसली कौन सी है, रीन्यूएबल सोर्स है, एनर्जी का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी है। इतना फाइनेंशियल आउटले दिया गया है, बजटरी एलोकेशन इतना है, और 1 करोड़ असिस्टेंस वगैरह। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि इसका क्या टारगेट है। 2030 से 31, मतलब तब तक हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करने हैं कि 500 मेगावाट। इसके टारगेट्स क्या हैं जो इसे 2031 तक अचीव करने हैं, देखो ये इम्पोर्टेंट है। 5000 मेगावाट इसे फ्लोटिंग सोलर पैनल, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी अचीव करनी है 5000 मेगावाट। ठीक है, 10,000 मेगावाट इसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने हैं, मतलब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसकी इतनी कैपेसिटी हो, तो 5000 मेगावाट की कैपेसिटी और 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी की एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट इसके टारगेट है, दिस वी नीड टू रिमेंबर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसका फ़ायदा कौन लेगा, एनर्जी जनरेट हो रही है तो किसके लिए हो रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, PSUs के लिए, स्टेट यूटिलिटीज़ के लिए हो रही है, ये इंडिविजुअल सिटीज़न के यूज़ के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के यूज़ के लिए है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ऑब्वियसली लैंड रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, अब क्योंकि ये वो है रीन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, तो सोलर एनर्जी है, रीन्यूएबल एनर्जी है, तो इसे कार्बन एमिशन कट डाउन हो जाएंगे और इसे इतनी जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, प्रीलिम स्पेसिफिक हमें यहाँ पे इतना टारगेट्स इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल था समुद्र मंथन स्कीम। देखो समुद्र यानी कि ओशन, मंथन यानी कि मतलब जब हम उसमें रिसर्च करते हैं, यानी कि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करना। ठीक है, इसमें हम अपने जो इंडियन ओशन है उसको, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, तीनों साइड में, पेनिनसुला के तीनों साइड में हम रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, क्या ढूंढ रहे हैं हम,
हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशंस देख रहे हैं, जैसे ऑयल रिज़र्व है क्या कहीं पे, और कि हाइड्रोकार्बन जैसे ऑयल वगैरह है क्या कहीं पे, पेट्रोलियम, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑफिशियल नेम यही है, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस होगी। इसका फोकस क्या है? ऑफशोर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इन तीनों जगह पे टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। हम इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं ताकि हम इन चीज़ों की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकें। इस स्कीम के लिए 8484 करोड़ आउटले सेट किया गया है, और इसका मेन टारगेट क्या है? 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स। इसे मतलब ऑयल रिज़र्व इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इतने मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द ऑयल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें वहाँ पे रिज़र्व मिलेगा, जैसे जो भी हाइड्रोकार्बन मिलेगा, उसमें से जो टोटल एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए कि उतने टन्स अगर हम ऑयल को जलाते तो ऑयल में से कितनी एनर्जी रिलीज़ होती, वो एनर्जी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब होता है इसका कि तो हमारा टारगेट क्या है? अनलॉक करना 600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट रिज़र्व, मतलब इतना रिज़र्व फाइंड आउट करना, और 60 डीप वेल एक्सप्लोरेशन वेल्स बनाना। इतने तो हमें रिज़र्व्स फाइंड आउट करने हैं और 60 हमें वेल्स बनाने हैं, डीप वाटर वेल्स। ये मेन टारगेट है इसका, समुद्र मंथन स्कीम का या फिर योजना का। इसमें फंडिंग पैटर्न किस तरीके से है? जो भी ड्रिलिंग कॉस्ट आएगी, ये जो डीप सी जो वेल्स बनाने में, एक्सप्लोर करने में जो भी ड्रिलिंग कॉस्ट आएगी, उसकी 50% जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट करेगी। एंड जो भी सिस्मिक डेटा होता है उस सभी को ये प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। सिस्मिक डेटा हमें यहाँ पे ज्योग्राफी से हमें पता है कि सिस्मिक जो वेव्स होती हैं उसे हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पता चलता है कि विच हेल्प्स अस इन लोकेटिंग द रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी स्कीम, समुद्र मंथन स्कीम, जिसमें ऑफशोर एक्सप्लोरेशन हम करेंगे हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट आर्टिकल था पीएम किसान स्कीम एक्सटेंशन। किसान स्कीम, पीएम किसान स्कीम था, मतलब ये स्कीम जो है इसके तहत क्या होता है? 6,000 रुपये दिए जाते हैं सालाना, पर हर फार्मर को ये मिलता है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मार्जिनल हो, चाहे वो बड़े फार्मर्स भी हों। बस ये कंडीशन होती है कि दे मस्ट ओन देयर कल्टिवेबल, ऐसी लैंड जिस पे कल्टीवेशन होती है। ठीक है, कल्टिवेबल लैंड के वो ऑनर होने चाहिए, तब ये मिलती है। और साल में 3 इंस्टॉलमेंट में ये मिलती है, 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, तब ये मिलती है। तो इस स्कीम को 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बस इतनी ही स्कीम थी, किस किस को मिलती है? स्मॉल मार्जिन लार्ज फार्मर्स को भी मिलती है, ध्यान में रखना। ओनिंग देयर कल्टिवेबल लैंड, ये उनकी एलिजिबिलिटी होती है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना था। आर्टिकल 6 रिगार्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनले पासपोर्ट हमें पता होना चाहिए, एक हेनले एंड कुछ ऐसा ग्रुप्स है, इंटरनेशनल फॉर्म है एक ये, ठीक है, फॉर्म है, वो रिलीज़ करती है इस इंडेक्स को। इसमें क्या होता है? हर कंट्री के पासपोर्ट को देखा जाता है, जैसे इंडिया के पासपोर्ट को देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि इस पासपोर्ट के थ्रू हम कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल कितनी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। मतलब ये वाला वीज़ा फ्री एक्सेस या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक आई थी उसमें वो 81st रैंक थी, एंड और डिक्लाइन फ्रॉम 75th इन द 2025 में अपनी 75th रैंक थी उस पूरे लिस्ट में, कि भाई हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब वो डिक्लाइन हो गया है। एंड ऑब्वियसली ग्लोबल हेडविंड्स के चलते हुए ऐसा हुआ है। एंड इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन सिटीज़न हैव एक्सेस वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 55 डेस्टिनेशंस पे आप जा सकते हो इंडिया का पासपोर्ट लेके विदाउट वीज़ा। टॉप रैंकर कौन है इस इंडेक्स में? सबसे फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, और सेकंड नंबर पे ये 3 कंट्रीज़ हैं, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, और इंडिया की रैंक हमें ध्यान में रखनी है इस इंडेक्स में। सिर्फ इतना सा ही था आज के न्यूज़पेपर में, ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज़ थी नहीं जितना कल के न्यूज़पेपर में थी। सो ओके डन,
we have completed our today's newspapers, and if you guys have any doubt, please do comment. I'll surely reply, and till then, take care. Bye bye.